Good morning, students. My name is महेंद्र सिंह राजपूत और आज आप श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा से ऑनलाइन क्लासेस की प्रिपरेशन के लिए हिसाब से हम आपको क्लासेस ले रहे हैं ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट बीटेक सेकेंड सेमेस्टर में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के अंदर जो सिलेबस है, सिलेबस में सबसे पहले तो मैकेनिकल की जितनी भी सब्जेक्ट्स आ रही हैं उनकी सभी टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व हैं। मैक्सिमम मैकेनिकल की लगभग सभी सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो चुकी हैं और उनका बेसिक हर चैप्टर में उनका बेसिक दिया हुआ है। जैसे कि मान लो कोई सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत बेसिक इसके अंदर एक चैप्टर के या टॉपिक के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो सब्जेक्ट दिखने में थ्योरेटिकल है और कहीं न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें मैकेनिकल का बहुत कुछ पोर्शन कवर हो रखा है, इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक मैकेनिकल इसमें क्या क्या आ रहा है पहली बात तो ये, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर जो हमारे पास टॉपिक्स हैं फंडामेंटल आएंगे। सबसे पहला तो फंडामेंटल के बाद जो सब्जेक्ट्स कवर हुए हैं आरएसए है, फिर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग है। ठीक है, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है आपका, थर्मोडायनेमिक इंजीनियरिंग आ रही है और मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बहुत बड़ी, इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस नहीं बताऊँ मैं शॉर्टकट में। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आ रखा है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं अपने पास। फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ठीक है, मशीन डिजाइन है, मशीन डिजाइन है। ठीक, तो लगभग मैकेनिकल की जो भी सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर हमारे कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टॉपिक स्टार्ट करना है। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल। फर्स्ट चैप्टर दे रखा है फंडामेंटल्स। ठीक है भैया, ये फंडामेंटल कवर करना है। ठीक है, फंडामेंटल के अंदर बेसिकली क्या है यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। पहला जो इसका टॉपिक है वो है फंडामेंटल में फर्स्ट पॉइंट है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है यहाँ पर? थर्मल एनर्जी से रिलेटेड है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, है ना। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी से रिलेटेड है ये। थर्मल एनर्जी का हम किस तरह से यूज करते हैं और थर्मल एनर्जी होती क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो थर्मल एनर्जी एक तरीके से एनर्जी की फॉर्म होती है ना, एनर्जी होती है और इस एनर्जी को हम एंथैल्पी, हीट और इसको टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंथैल्पी, हीट और टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। बेसिकली जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है एंथैल्पी की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो है एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, ये आपकी एंथैल्पी की फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है? कोरिलेटेड है। ये एक ही चीज है, टेम्परेचर, हीट, एंथैल्पी एंड एनर्जी, ये सब एनर्जी की ही फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक बहुत ही माइनर जो डिफरेंस आता है आगे जाके हम पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि मान लो आप लोग इसे टेम्परेचर, हीट में बेसिक डिफरेंस, मास की जरूरत होती है, बिल्कुल अलग फॉर्मूला है इसका हीट का, Q = mCp/dt होता है, mCp/dt होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे
कि ये क्या चीज है, टेम्परेचर मास, पर्टिकुलर मास लेना पड़ेगा हीट के साथ, तभी तो हम टेम्परेचर के साथ तभी तो हम हीट को डिफाइन कर पाएंगे कि पर्टिकुलर, जैसे कि मान लो बर्फ है उसमें कितनी हीट कंटेंट है ना। जब तक मास नहीं होगा तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एमसीपी dt, सीपी का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर सबसे पहले बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम फंडामेंटल स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर जो कि है, और इसके अंदर जो टॉपिक है वो थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है, थर्मल एनर्जी से रिलेटेड जो भी हम इसकी कंसेप्ट है, स्टडी है, न्यूमेरिकल से हम उसको करेंगे। और इसके अंदर बेसिकली एनर्जी होती है, थर्मो का मतलब यहाँ एनर्जी से रिलेटेड है, और एनर्जी को एंथैल्पी, हीट, टेम्परेचर आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। और एंथैल्पी का बेसिक जो डेफिनेशन है वो है एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है। अब इस सिस्टम के अंदर है क्या, तो इसमें थर्मोडायनामिक्स के अंदर बेसिक जो चीजें हैं वो ये है कि इसका कुछ सिस्टम होता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम, इसका एक सिस्टम होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम। मैं लिखता हूं थर्मोडायनामिक सिस्टम, ठीक है। थर्मोडायनामिक सिस्टम को यहाँ पर इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा है ओपन सिस्टम, और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम, ठीक। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, देखो अब कोई भी सिस्टम दिया हुआ है, ठीक, इसके अंदर 2 चीज होती है, मास और एनर्जी, मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी, ठीक है। यदि क्लोज सिस्टम के अंदर हम बात करें तो मास और एनर्जी रिमेन कंटेंट इन अ क्लोज सिस्टम, है ना, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर जो क्लोज्ड है उसके अंदर यदि मास और एनर्जी आपकी क्या रहे, आपकी इस बाउंड्री के अंदर रहे तो हम इसको बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। और दूसरा बात है, हम बात करें कि ओपन सिस्टम के अंदर यदि दोनों ही इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाए, मान लो कोई सिस्टम दिया हुआ है इसके अंदर मास और आपकी जो एनर्जी है दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, है ना, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। जैसे कि मान के चलो कि एक कमरा है, ये क्लोज सिस्टम है ना, इसमें जो एनर्जी है वो इससे बाहर नहीं जा सकती और बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आ सकती, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या है, अपन लोगों में बैठे हैं, है ना, एनवायरनमेंट के साथ अपनी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम वन सबस्टेंस टू अनदर सबस्टेंस, है ना, बाय द एयर, ठीक। तो ये चीजें क्या है, ये ओपन सिस्टम है। और थर्ड वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम इज द system which remain unchanged by its surrounding is called isolated system. Neither energy nor mass cross the boundary of an isolated system. ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम इस तरह से होता है। अब हम ये 3 चीजें देखो, बहुत बेसिक बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में क्योंकि डिटेल मैं बताने की कोशिश करूंगा लेकिन ज़्यादा आपको इसको डिटेल में नहीं जा सकती क्योंकि सिलेबस इसका काफ़ी बड़ा है और जितना हमारा सिलेबस में है उतना ही अपन कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा। उसके अलावा एक बार आप इसको उतार लीजिए थर्मोडायनामिक सिस्टम को, यहाँ से ये स्टार्ट है। इनकी डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे नोट्स में है ना। क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ आप
यहाँ पर दो चीजें हैं, मैं आपको और शॉर्टकट में दिखा देता हूँ। एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर मास के सामने आप क्रॉस लगा लो, ठीक है। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों, आइसोलेट सिस्टम में ठीक है। अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं ये चीज। क्लोज सिस्टम के अंदर एनर्जी और मास, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, मास कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन द क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी एंड मास both are transformed from one substance to another substance, another form system. And isolated system में neither energy nor mass are transferred, ठीक है। इसके अंदर न तो एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो सकती है और न ही मास ट्रांसफर हो सकता है, आइसोलेट हो जाता है पूरा सिस्टम। आइसोलेटर नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। आइसोलेट क्या होता है, आपको ट्रांसफर नहीं होना, अभी कोरोना चल रहा है तो आइसोलेशन का बहुत जबरदस्त काम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी के बाद, ये तो ओपन सिस्टम हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। अगेन रिपीट, बेसिक मैकेनिकल फंडामेंटल आपका है इसके अंदर, थर्मोडायनामिक्स इसका टॉपिक का नाम है ना। और टॉपिक का नाम होने के बाद इसके बाद एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेंपरेचर ओनली। बेसिक चीजें क्या है कि थर्मोडायनामिक सिस्टम तीन तरीके का होता है, क्लोज्ड, ओपन एंड आइसोलेटेड, ठीक। क्लोज सिस्टम के अंदर हम दो चीजों को पढ़ेंगे, सिर्फ एनर्जी और मास, ठीक है। एनर्जी एंड मास ट्रांसफर नहीं हो सकता क्लोज सिस्टम के अंदर, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। यदि हम इस कमरे में बैठे हैं, है ना, इस कमरे को यदि हम क्लोज सिस्टम कर दें तो कोई भी पर्सन बाहर नहीं जा सकता, लेकिन अपनी एनर्जी बाहर जा सकती है, ठीक है। ये क्लोज सिस्टम हो जाएगा। इसी को यदि आइसोलेट कर दूं मैं, आइसोलेट मतलब बिल्कुल पैक कर दूं, है ना, कांच से बिल्कुल पैक हो जाए, आइसोलेट हो जाए, जिससे कि उसकी एनर्जी भी बाहर नहीं निकल पाए, तो वो आइसोलेट सिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो इतना अंतर है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि बेसिक पॉइंट्स है मास एंड वेट। सेकंड पॉइंट आता है आपका मास एंड वेट। मास एंड वेट, मास एंड वेट, ठीक है। देखो भाई, W=mg, ये फॉर्मूला आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, 10th 9th 10th क्लास से ही चला आ रहा है। W=mg, मास एंड वेट। देखो भाई, इसमें जो ये m की वैल्यू है, ये मास है ना, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, kg से डिनोट करते हैं। g यहाँ पर क्या है, g आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेट जो है ये आपकी फोर्स है, फोर्स हो गया, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान रखना, जैसे हम बोलते हैं जनरली कि 10 किलो केजी देना भैया, तो 10 किलो केजी देना। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं वेट है इसका, कितना वेट है इसमें, 10 किलो की वेट हो गया। लेकिन जनरली क्या है, मास कंटेंट होता है, मास होता है, मास को हम केजी से डिनोट करते हैं। जब उसके अंदर g 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी यूनिट होता है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हमारे पास फोर्स में कन्वर्ट होगा, फोर्स न्यूटन। तो W एक फोर्स है जिसकी यूनिट होती है न्यूटन में, ऐसा यूनिट न्यूटन है। एमकेएस यूनिट की मैं बात करूं इसके अंदर, एमकेएस यूनिट की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.81 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू ये आपका न्यूटन बन गया, ठीक है। तो मास और वेट में ये रिलेशन है छोटा सा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट फंडामेंटल्स के अंदर फर्स्ट जाती है आपका फोर्स। फोर्स तो आपको पता ही है, इक्वल टू m होता है ना। यहाँ पर मास इनटू एक्सीलरेशन, ये क्या है यहाँ पर
ऐसी रिलेशन है, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसी रिलेशन है। इसके बाद हमारे पास टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें आती हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें आती है। C/100 F-32/180 इक्वल टू K-273/100, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये किस चीज का फॉर्मूला है, देखो ये है क्या चीज, ये देखो आप, ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, ये केल्विन है। ये रिलेशन है सेल्सियस का फ़ारेनहाइट के साथ रिलेशन है, फ़ारेनहाइट का केल्विन के साथ कर लो, चाहे केल्विन का सेल्सियस के साथ रिलेशन स्टेबल कर लो, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है टेम्परेचर यूनिट्स को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर यूनिट्स को मेजर करने के लिए ये यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो कौन कौन सी होती है, सेल्सियस, केल्विन, अमेरिका में केल्विन चलती है, और ब्रिटेन में फ़ारेनहाइट चलता है, अपने भारत में सेल्सियस चलता है, इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये अलग अलग यूनिट से टेम्परेचर को, टेम्परेचर के लिए अलग अलग यूनिट से आता है, ठीक है। और ये रिलेशन ये चीज शो करता है कि कैसे हम स्टेबल करें फ़ारेनहाइट को केल्विन के साथ या सेल्सियस के साथ, ठीक। टेम्परेचर की लिमिट भी होती है, ध्यान रखना है ना, टेम्परेचर में कुछ लिमिट्स भी होती है। जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात लिखाने वाला हूँ, वो ध्यान रखना। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -273 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास अभी ये डेटा है कि इससे नीचे का भी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि हम इससे नीचे मेजर कर पाए। -273 डिग्री सेल्सियस, इसको हम जीरो केल्विन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो केल्विन बोलते हैं, है ना। यदि हमको उसमें चेंज करना है तो अपन ये 273 ऐड कर सकते हैं। यदि हमको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 273 ऐड कर देते हैं। इस रिलेशन से निकाल दो, जैसे कि एग्जांपल लेके देख लेता हूं मैं, है ना, 2 मिनट के लिए। यहाँ पर एक मिनट बिल्कुल, ये देखो, जैसे कि मान लो आपको 10 केल्विन मिल रहा है ना, 10 केल्विन मिल रहा है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, तो इस रिलेशन से देखो ना, ये इधर इन दोनों से हम कट जाएगा, 100 से 100 गया, है ना, तो C, तो ये हो जाएगा आपका K माइनस 273, ठीक है, 273, और ये क्या बचेगा फिर आपका, ये इधर चला गया ना, और 10 केल्विन दे रखा है, 10 केल्विन दे रखा है ना, तो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा ना, ये 10 डिग्री दे रखा है, तो हाँ सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो केल्विन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10, और इधर चला जाएगा 273 इक्वल टू केल्विन, तो ये केल्विन का हो गया आपका 283 केल्विन में टेम्परेचर आपका निकल के यहाँ पर आता है, ठीक है। यदि आपको 10 डिग्री दे रखा है, कभी न्यूमेरिकल्स में मान लो ये दे रखा है कि 10 डिग्री आपको दिया हुआ है ना, न्यूमेरिकल में वैल्यू जनरली क्या होती है कि आपको आंसर केल्विन में भी दिया हुआ होता है, तो केल्विन में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा डिग्री को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 प्लस करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी हो जाएगा डायरेक्ट, है ना, और वैसे भी याद रखो, जो याद रखने वाली चीजें होती है, 273 आपको सीधा प्लस करना होता है, ठीक है। तो अब बात ये उठती है कि ये -273 डिग्री सेल्सियस, है ना, यहां तक लाने के लिए ऐसी कौन सी साइंस है
इसमें हम उन चीज की स्टडी करते हैं। देखो बेटा ये जो चीज है ना -273 -100 के नीचे जब हम स्टार्ट करते हैं स्टडी करना, तो वो जो टेक्नोलॉजी उसे क्रायोजेनिक बोलते हैं, है ना, क्रायोजेनिक्स उसको हम बोलते हैं। तो वहां पर इसकी स्टडी करते हैं, -100 से लेके -270 तक इसकी स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब ये है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब जीरो केल्विन, ठीक। प्रेशर, ये बहुत बेसिक यूनिट है, याद रखनी है, मैकेनिकल में बहुत बार बार काम आती है। प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, ठीक है। प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, और जनरली बार के अंदर होती है 1 बार इक्वल टू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी प्रेशर की यूनिट होती है। अच्छा 5 कर दिए, सॉरी 5 कर दिए, स्कोर कर दिए 5 रहेगा, 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 बार इसको 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आ जाओ एनर्जी। एनर्जी के अंदर क्या है, देखो यहां पर बेसिकली एनर्जी 3 टाइप्स की दी हुई है। वैसे तो देखो एनर्जी हमारे पास काइनेटिक, पोटेंशियल, इंटरनल, टोटल एनर्जी, काफी एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी भी होती है, बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स हैं। तो कुछ एनर्जी यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है भाई। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फर्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि किसी भी ग्राउंड लेवल पर, जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का, कि पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं, होती क्या है ना। सबसे पहले तो ये एक रेफरेंस है, मान लो यहाँ ये क्या है, एक रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन, ठीक है। इस रेफरेंस लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट को, ये दो ऑब्जेक्ट रखे हुए मान लो, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेके इस हाइट तक ले जाने में किया गया कार्य, इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेके, जैसे मेरे हाथ है, हाथ पर मैंने यहाँ पर इस रेफरेंस लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, चौक रखी है, ठीक है। इस चौक को यहां से लेके यहां तक ले जाने में जो मेरी एनर्जी गई है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मान लो इस चौक का मास कितना है, m है, तो यहां से लेके और यहां तक इसका रेफरेंस ले लेता हूं, इसका सेंटर, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इसके सेंटर बात करेंगे ना हम, तो ये यहां से लेके यहां तक h हाइट तक ले जाने में, मतलब मैंने इस चौक को यहां से लेके इस h हाइट तक लेके गया, है ना। तो जो एनर्जी गई, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना, वो एनर्जी क्या हो गई, mgh। तो ये होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। आगे चलो, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, P=mgh, ठीक है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी
सब जानते हो आप लोग काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है। एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन की वजह से जो एनर्जी इसमें जनरेट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। देखो होती क्या है, ये जनरली मोटरसाइकिल आपने चलाई है, बाइक वगैरह, बाइक का इंजन बंद कर देते हैं अपन थोड़ी देर बाद, बिना ब्रेक व्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ देर तक वो होगा, कुछ देर तक वो क्या करती है, आगे चलती है 10-20-30 मीटर तक वो बिना फोर्स के, बिना फ्यूल के वो आगे चलती है। उसका क्या रीजन होता है, क्योंकि जब हम बाइक में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी भी होती है उसके अंदर, हाफ mv स्क्वायर, मास तो है ही, वेलोसिटी के साथ स्टोर होती है, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, सो थैंक यू।